स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। आज हम कानून और सिस्टम के उस आवरण को हटाने वाले हैं जिसे आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते। मेरा मतलब है ये सिर्फ कानून की भारी भरकम किताबें नहीं हैं। ये जिंदा रहने के बुनियादी नियमों का एक विशाल जाल है, एक ऐसा सिस्टम जो हर वक्त हमारे आसपास काम कर रहा है। हाँ, और यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ करनी होगी। देखो, आज जिन तथ्यों का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो एक ऐसी सच्चाई सामने लाते हैं जो वाकई हैरान करने वाली है। ये साबित करते हैं कि जन्म के पहले पल से ही हर एक इंसान की जिंदगी की सुरक्षा तय की गई है, चाहे उस इंसान की जाति कुछ भी हो, रंग, भाषा, लिंग या धर्म कुछ भी हो। पर सच्चाई में ऐसा होता कहाँ है? वही तो मैं बता रहा हूं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। मानवाधिकार का एक ऐसा आवरण जो अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं से शुरू होकर हमारे आम पुलिस थानों की सख्त जमीनी हकीकत तक फैला हुआ है। तो इस विश्लेषण को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। मानवाधिकार की बुनियाद आखिर दांव पर क्या लगा है? अगर हम इन कानूनों के टूटने या इनके रक्षकों पर सवाल उठाने वाले हैं तो पहले ये समझना होगा कि ये अधिकार असल में हैं क्या, मतलब ये आए कहाँ से। देखो, इनकी परिभाषा बहुत ही आसान लेकिन बेहद ताकतवर है। ये वो बुनियादी अधिकार हैं जो किसी को भी सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो एक इंसान है, बस जन्म लेते ही मिल गए। और इनकी 3 सबसे बड़ी खासियत हैं। पहला, ये सार्वभौमिक हैं, यानी पूरी दुनिया के हर एक इंसान पर लागू होते हैं। दूसरा, ये अहस्तांतरणीय हैं। रुको, अहस्तांतरणीय? थोड़ा आसान भाषा में बताओ। इसे छीना नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्हें किसी से छीना नहीं जा सकता। सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो इन्हें आपसे ले नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, कोई भी इंसान खुद अपनी मर्जी से इन अधिकारों को त्याग भी नहीं सकता। अच्छा, मतलब मैं खुद नहीं कह सकती कि मुझे मेरे अधिकार नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपने जीने का अधिकार छोड़ रहा हूं। और तीसरा पॉइंट है कि ये समान हैं। कानून की नजरों में सभी बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सुनने में तो ये बड़ा आदर्श और पवित्र लगता है, पर सच्चाई ये है कि जमीन पर कानून इतनी आसानी से तो नहीं बनते। सत्ता कभी खुशी खुशी अपने अधिकार कम नहीं करती है ना। सही कहा तुमने। सत्ता ने कभी आसानी से कुछ नहीं दिया, इसीलिए इन अधिकारों को हासिल करने का एक लंबा संघर्ष रहा है। इन्हें हम अधिकारों की 3 पीढ़ियों में बांटते हैं। पहली पीढ़ी को नागरिक और राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। इन्हें नकारात्मक अधिकार भी कहते हैं। रुको, नकारात्मक? मानव अधिकार नकारात्मक कैसे हो सकते हैं? नकारात्मक इसलिए क्योंकि इसमें नागरिक राज्य या सरकार से कहता है कि मेरे मामलों से दूर रहो। यह राज्य के हस्तक्षेप से मुक्ति है। सत्ता को एक आम इंसान की जिंदगी में दखल देने से रोकना, जैसे जीने का अधिकार या निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। सत्ता किसी को बिना वजह मार नहीं सकती या जेल में नहीं डाल सकती। रुको, इसका मतलब कानून एक बार में नहीं बना। पहले उन्होंने राज्य को दूर रखा और फिर उसी राज्य से संसाधन मांगे। हाँ, ध्यान से सुनो। ये समझना बहुत जरूरी है कि सर्वाइवल की डेफिनेशन कैसे बदली। जब पहली पीढ़ी ने सरकार को दूर रखा, तब आई दूसरी पीढ़ी। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, ये सकारात्मक अधिकार हैं। अब तक सरकार को दूर रखा जा रहा था, पर अब नागरिक सरकार से मांग कर रहा है कि वो संसाधन उपलब्ध कराए, जैसे शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और भोजन का अधिकार। तो पहले जान बचाई, फिर इज्जत से जीने का हक मांगा। बिल्कुल। सिर्फ सांस लेना काफी नहीं है ना, पेट में अन्न और दिमाग में शिक्षा भी चाहिए। और आखिर में आती है तीसरी पीढ़ी, जिसे सामूहिक अधिकार कहते हैं। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरी आने वाली दुनिया के कल्याण के लिए हैं, जैसे शांति का अधिकार या एक स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ये पूरी विकास यात्रा है। इंसान ने पहले जिंदा रहना सीखा, फिर कपड़े और सम्मान मांगा, और अब वो ये तय कर रहा है कि आने वाली पीढ़ी किस हवा में सांस लेगी। पर अगर ये बुनियाद इतनी अहम है तो इसका नक्शा, इसका ब्लूप्रिंट कहाँ है? इसका सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट है यूडीएचआर, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सोचो उस वक्त की दुनिया को। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। उस तबाही की राख से दुनिया के नेताओं ने मिलकर 10 दिसंबर 1948 को इस दस्तावेज को अपनाया। इसीलिए इस दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसमें ऐसा क्या लिखा था जो आज तक इतना इम्पोर्टेंट है? इसमें 30 अनुच्छेद हैं। इसका पहला अनुच्छेद कहता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं।
अनुच्छेद 3 लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है और अनुच्छेद 5 इसकी शब्दावली सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये अनुच्छेद यातना, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से पूर्ण मुक्ति की बात करता है। चलते आम आदमी को शोषण से थोड़ी ना बचा लेगा। इसे जमीन पर हमारे देश में कैसे लागू किया गया? यहीं पर हमारे संविधान की ताकत आती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सपने को एक ठोस कानूनी आकार दिया। संविधान के भाग 3 में इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक एक ऐसी ढाल बनाई गई जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। थोड़ा डिटेल में बताओ, कौन से अनुच्छेद में क्या है? देखो, अनुच्छेद 14 से 18 समानता को तय करते हैं, 19 से 22 आजादी की बात करते हैं, 23 और 24 किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ हैं, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं और 29-30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और सबसे बड़ा अनुच्छेद 32, अगर इनमें से किसी भी अधिकार का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति सीधे देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन एक अनुच्छेद ऐसा है जिसके बारे में न्यायालय बार बार बात करता है और उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। सिर्फ एक लाइन का नियम लगता है ये। देखने में भले ही एक लाइन हो, पर अनुच्छेद 21 अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। ये कानूनी इतिहास के सबसे चमत्कारी हिस्सों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दशकों में इस एक अनुच्छेद के अंदर पूरा का पूरा मानव जीवन समेट लिया है। ये सिर्फ सांस लेने के बारे में नहीं है, ये डिग्निटी या गरिमा के साथ जीने के बारे में है। यहाँ ध्यान दो, आर्टिकल 21 सिर्फ एक नियम नहीं है, यह एक पूरा यूनिवर्स है। कैसे? एक उदाहरण दो। मैं एक नहीं कई उदाहरण देता हूं। चलो 1986 के MC मेहता केस की बात करते हैं। उस वक्त आम धारणा ये थी कि कानून का काम बस इतना है कि कोई एक इंसान की जान न ले, पर न्यायालय ने तय किया कि अगर हवा जहरीली है तो वो भी तो धीरे धीरे जान ले रही है। तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 से जुड़ गया। कमाल है, हवा को कानून से जोड़ दिया। और अभी हाल ही के दौर में क्या हुआ? 2017 का KS पुत्तस्वामी केस। सरकार ने कहा कि निजता या प्राइवेसी कोई बुनियादी अधिकार नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, एक इंसान की निजता, उसका डेटा, ये सब उसकी गरिमा का हिस्सा हैं। इसलिए प्राइवेसी को भी अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकार बना दिया गया। मतलब मेरा डिजिटल डेटा भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है कानून की नजर में? बिल्कुल। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। 1992 का मोहिनी जैन केस देखो, जिसमें शिक्षा को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया। 1979 का हुसैनारा खातून केस, जिसमें त्वरित सुनवाई या स्पीडी ट्रायल को बुनियादी अधिकार माना गया। और 1980 का प्रेम शंकर शुक्ला केस, जिसमें कहा गया कि किसी को बिना वजह हथकड़ी लगाना उसके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। एक एक करके उन चीजों को जिंदा रहने की शर्त मान लिया गया, जिसके बारे में आम जनता सोचती भी नहीं। पर देखो, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। ये सब किताबों में लिखे हुए सुनने में काफी शानदार लगते हैं, पर जमीन पर जब कानून टूटता है तो इसे देखता कौन है? यही तो आगे का पड़ाव है। संविधान ने अधिकार दे दिए, पर उन्हें बचाने के लिए एक संस्थागत ढांचा चाहिए था, एक वॉचडॉग। इसीलिए 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसके तहत एक 3 स्तर का सिस्टम बनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर NHRC, राज्य स्तर पर SHRC और जिला स्तर पर मानवाधिकार अदालतों का निर्माण किया गया। तो क्या इन आयोगों में किसी सरकारी अफसर या नेता को बिठा दिया जाता है? नहीं, इनकी ताकत इनके चुनाव में ही छुपी है। NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पर एक ऐसी समिति की सिफारिश पर जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि NHRC का अध्यक्ष सिर्फ भारत के सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश ही हो सकता है। अच्छा, सिर्फ ex-CJI या जज। और स्टेट्स में? राज्य आयोग में भी यही नियम है, बस वहां हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 3 साल या 70 साल की उम्र तक होता है। लेकिन एक न्यायाधीश को ही क्यों बिठाया जाता है वहां? क्योंकि मानव अधिकार का मामला अक्सर सीधे सरकार या पुलिस के खिलाफ होता है। इन्हें एक ऐसी आजाद सोच चाहिए जो बिना डरे जांच कर सके। NHRC के पास राष्ट्रीय और राज्य सूची के साथ साथ सशस्त्र बलों के मामलों की जांच करने का भी अधिकार होता है, जबकि SHRC सिर्फ राज्य और समवर्ती सूची पर काम करता है। तो इनके पास ताकत क्या है? क्या ये सिर्फ तभी आते हैं जब कोई शिकायत करता है? नहीं, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, यानी खुद से संचालित होकर कार्रवाई कर सकते हैं। अगर इन्हें खबर मिली कि कहीं शोषण हुआ है तो ये तुरंत जांच शुरू कर सकते हैं, अदालती मामलों में दखल दे सकते हैं, सीधे जेलों का दौरा कर सकते हैं। पर इस पूरी व्यवस्था में एक ऐसी सच्चाई है जो सब कुछ बदल देती है।
इनकी शक्तियां सिर्फ सिफारिशी हैं, रेकमेंडेटरी इन नेचर। रुको, तुम कह रहे हो कि ये आयोग सो मोटो एक्शन ले सकते हैं, जेलों का दौरा कर सकते हैं, पर वो सीधे सजा नहीं दे सकते। हाँ, यही उनकी सबसे बड़ी लिमिट है। वो जांच कर सकते हैं, सच्चाई सामने ला सकते हैं, सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि इस अफसर पर कार्रवाई करो, पर वो खुद किसी दोषी को सजा नहीं सुना सकते। ये तो बिना दांत वाले एक वॉचडॉग जैसा हो गया ना। अगर ये आयोग सिर्फ नैतिक दबाव बना सकते हैं, तो सड़क पर असलियत में क्या होता है? जमीनी हकीकत ये है कि पुलिस का काम कानून बनाए रखना है, पर अक्सर यही टकराव होता है। पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है। एग्जैक्टली। और यही वो कोलिजन पॉइंट है। पुलिस को क्राइम रोकना है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, पर साथ ही एक इंसान की गरिमा को भी बचाकर रखना है। ये बहुत मुश्किल बैलेंस है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत की कड़ी गाइडलाइंस बनाई हैं। जैसे कि किस तरह की गाइडलाइंस? जैसे प्रेम शंकर शुक्ला केस का गाइडलाइन, बिना किसी असाधारण परिस्थिति के हथकड़ी लगाना पूरी तरह मना है, क्योंकि यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। मतलब फिल्मों में जो हथकड़ी दिखाते हैं हर छोटी बात पर, वो कानून के खिलाफ है? हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा हिरासत में किसी भी तरह की हिंसा, क्रूरता या यातना पूरी तरह से बैन है। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना मैंडेटरी है, ताकि कोई पुलिस स्टेशन के अंधेरे में गायब ना हो जाए। उन्हें तुरंत मुफ्त कानूनी मदद पाने का अधिकार भी है। 24 घंटे का नियम तो वाकई एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। पर देखो, ये कानून सबके लिए बराबर है। फिर भी समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो और भी ज्यादा वल्नरेबल हैं। बच्चे, महिलाएं, दलित, उनके लिए क्या सुरक्षा है? उनके लिए सिस्टम ने अलग से प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाई हैं। बच्चों की बात करें तो आरटी एक्ट 2009, जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है, और चाइल्ड लेबर एक्ट, जो उन्हें किसी भी खतरनाक काम से पूरी तरह बाहर रखता है। और महिलाओं और वंचित वर्गों के मामले में? महिलाओं के लिए विशाखा गाइडलाइंस हैं, जो कार्यस्तर पर यौन उत्पीड़न से बचाती हैं, और राष्ट्रीय महिला आयोग लगातार निगरानी करता है। वहीं दलित और अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा के लिए सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 है, जो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत को कड़ी सजा का प्रावधान बनाता है। पर एक बात देखो, हम डिजिटल एज में हैं, पर हमारी सबसे बड़ी चुनौती अभी भी जेलों में भीड़ और साफ हवा के लिए लड़ना है। आज के आधुनिक खतरे और भी डरावने होते जा रहे हैं। सही कहा तुमने। एक तरफ डेटा सिक्योरिटी और सर्विलेंस का खतरा है। पुट्टास्वामी केस ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना तो दिया, पर साइबर थ्रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ पर्यावरण लगातार खराब हो रहा है, जो आर्टिकल 21 के स्वच्छ हवा और पानी के अधिकार को खतरे में डाल रहा है। और जेलों की हालत तो किसी से छिपी नहीं है। क्षमता से ज्यादा भीड़ है। ऐसे लोग बंद हैं जिनका जुर्म अभी साबित भी नहीं हुआ है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो अगर इन सभी चीजों को मैं एक फ्रेमवर्क में रखूं, ये पूरा न्याय का पारिस्थितिकी तंत्र आखिर काम कैसे करता है? इस विशाल तंत्र को एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या घेरों के रूप में सोचो। सबसे सेंटर में कौन है? सिटीजन, एक आम नागरिक। ये पूरी व्यवस्था सिर्फ उसकी जिंदगी और गरिमा को बचाने के लिए है। सेंटर के ठीक बाहर का पहला और सबसे मजबूत इनर सर्कल है हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, जो संविधान देता है। फिर आता है मिडिल सर्कल। यहां खड़ी है पुलिस और एचआरसी जैसे आयोग, जो इस बात की निगरानी करते हैं कि वो धाल टूटे नहीं। और सबसे आउटर सर्कल में है यूडीएचआर और अंतर्राष्ट्रीय कानून, जो इस पूरे सिस्टम को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड देते हैं। इसका मतलब है, एक पुलिस अफसर जब ड्यूटी पर होता है तो वो सिर्फ कानून लागू नहीं करता, वो इस पूरे ह्यूमन राइट्स इकोसिस्टम का फ्रंटलाइन डिफेंडर होता है। तो आखिरी तथ्य ये है कि सिटीजन सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, वो इस पूरे चक्रव्यूह का केंद्र है। पूरी दुनिया की किताबें, आयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानून सब सिर्फ उस एक आम नागरिक के जीवन और गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। असल में यही सबसे सोचने वाली बात है। अगर सिटीजन इस विशाल और ताकतवर इकोसिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है, तो क्या होगा जब उस सिटीजन को पता ही ना हो कि उसके पास ये अधिकार हैं? क्या यह सिस्टम वाकई में हमारी रक्षा कर रहा है, या फिर ये पूरा चक्रव्यूह चुपचाप हमारी इस अज्ञानता पर ही चल रहा है? यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।